जंगल की दोपहर थी। सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। बड़े बड़े पेड़ अपनी लंबी छाया जमीन पर डाल रहे थे। पास ही एक पेड़ के नीचे दो जानवर आराम कर रहे थे। एक था तेंदुआ, चमकदार खाल वाला, जिस पर काले काले धब्बे जड़े थे, मानो किसी कलाकार ने ब्रश से रंग भरे हों। दूसरा था लोमड़ी, चालाक तेज निगाहों वाला, जिसकी बड़ी जबरीली पूंछ हवा में लहर रही थी। दोनों ने अभी अभी भरपेट भोजन किया था। पेट भरे हुए थे तो नींद भी आने लगी थी, मगर उनकी आदत थी कि खाने के बाद बातें करते करते समय बिताएं। धीरे धीरे बातचीत मजाक से बढ़कर तुलना की ओर चली गई। तेंदुए ने अकड़ कर कहा, लोमड़ी भाई, देखो मेरी खाल कितनी सुंदर है। ये चमक, ये धब्बे, ये रंग, सचमुच पूरी जंगल में किसी की खाल इतनी शानदार नहीं। तुम तो मेरे सामने फीके लगते हो। लोमड़ी ने आंखें मिचमिचाईं और हल्की मुस्कान दी। सही कहा तेंदुआ भाई, तुम्हारी खाल वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी दिमाग और चालाकी ज्यादा काम आती है। तेंदुए ने हंसते हुए कहा, दिमाग, चालाकी? अरे, जब मैं दौड़ता हूं तो जंगल कांपता है। मेरी ताकत देखकर सब डरते हैं और मेरी खाल देखकर सब मोहित हो जाते हैं। तुम्हें देखकर तो किसी को खास खुशी भी नहीं होती। लोमड़ी ने अपनी पूंछ को घुमाते हुए कहा, हाँ, मान लिया तुम्हारी खाल खूबसूरत है, लेकिन मेरी पूंछ देखो कितनी घनी और मुलायम है। जब मैं इसे घुमाता हूं तो सबकी नजर वहीं अटक जाती है। पर सच कहूं तो मैं अपने दिमाग पर गर्व करता हूं, क्योंकि दिमाग ही असली सुंदरता है। तेंदुआ धीरे धीरे गुस्से में आ रहा था। उसने गरजते हुए कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरी खाल का कोई मूल्य नहीं? क्या सुंदरता बेकार है? लोमड़ी ने आलस से जम्हाई ली और बोली, नहीं, ऐसा नहीं। सुंदरता अच्छी है, पर अगर सिर के अंदर समझ ना हो तो बाहर की सजावट से क्या फायदा? तुम्हारी खाल खूबसूरत है, मगर मैं अपनी अक्ल और समझ पर नाज करता हूं। यही असली खूबसूरती है। तेंदुआ क्रोधित होकर गरजने ही वाला था कि तभी पास के झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। कुछ शिकारी जंगल में घुस आए थे। उनके हाथों में भाले और जाल थे। तेंदुआ अपनी सुंदरता पर इतराता रह गया। उसने सोचा, मैं इतना ताकतवर हूं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन जैसे ही शिकारी पास पहुंचे, वह संभल ना पाया और जाल में फंस गया। लोमड़ी ने तुरंत चालाकी दिखाई। वह एक गड्ढे में छुप गई और झाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे रेंग कर दूर निकल गई। शिकारी तेंदुए को पकड़कर ले गए। जंगल में सिर्फ लोमड़ी ही बची रही। वह पेड़ के पास बैठकर बोली, देखा तेंदुआ भाई, बाहरी सुंदरता हमेशा मदद नहीं करती। असली सुंदरता वही है जो मुसीबत के समय काम आए, और वह है समझ और बुद्धि। उस दिन से जंगल के छोटे जानवर आपस में कहते, अच्छा कोट या सुंदर खाल किसी को महान नहीं बनाती। असली सुंदरता दिमाग और दिल में होती है। सड़क धूप में चमक रही थी। राजा की बड़ी सड़क पर लोग चहल पहल में लगे थे, और उसी सड़क के किनारे किनारे नाली से चिपककर धीरे धीरे चलता जा रहा था एक चूहा, छोटा सा पर गर्व से भरा हुआ। उसे लगता था कि वह बाकी चूहों से बहुत अलग है। वह खुद को महान समझता था, भले ही दुनिया चूहों को नापसंद करती हो। चूहा सोच रहा था, लोग हमें गंदा और बदमाश कहते हैं, लेकिन क्या वे यह नहीं देखते कि हम कितने तेज दौड़ सकते हैं, कितने चालाक होते हैं? मुझे बस मौका मिले तो मैं साबित कर दूं कि मैं भी किसी से कम नहीं। इतने में अचानक दूर से शोरगुल सुनाई दिया। ढोल नगाड़ों की थाप, बैंड की गूंज, लोगों की आवाजें। चूहा उत्सुक होकर आगे बढ़ा और बोला, लगता है कुछ खास हो रहा है, चलो मैं भी देखूं। थोड़ी ही देर में उसने देखा, राजा का भव्य जुलूस आ रहा था। सबसे आगे सैनिक थे, उनके पीछे नाचते गाते लोग, और फिर आया राजा का हाथी। विशाल शरीर, उस पर सुनहरी जंजीरें, चमकदार कपड़े और रंग बिरंगे गहने। उसकी पीठ पर सजा हुआ हौदा था जिसमें राजा बैठे थे। राजा के साथ उनका प्यारा कुत्ता और बिल्ली भी थी। लोग खुशी से झूम रहे थे। जय हो कहते हुए हाथी की ओर देख रहे थे। चूहे ने यह सब देखा और उसका चेहरा उतर गया। अरे, ये सब लोग उस मोटे झुर्रीदार हाथी को देखकर इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या इसमें खास बात है?
वह तुनक कर बोला, क्यों? क्या मेरे पास आंखें नहीं, कान नहीं, पैर नहीं? जितने पैर उस हाथी के हैं उतने ही मेरे भी हैं। फिर मैं कम क्यों? लोग मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते? सच कहूं तो मैं भी उतना ही महान हूं जितना यह हाथी। वह और जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, देखो मुझे, तुम सब उस हाथी को भूल जाओगे। असली महत्व मेरा है। मैं भी इस धरती पर चलता हूं, मैं भी जीवित हूं। फिर यह फर्क क्यों? भीड़ अपनी जयकार में व्यस्त थी। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी राजा के हौदे से कुत्ता उछला और बोला, म्याऊं, देखो, नीचे कुछ हिल रहा है। बिल्ली की नजर सीधे चूहे पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आई। चूहा ठिठक गया। उसकी पूंछ डर से कांपने लगी। अभी तक वह खुद को हाथी जितना महत्वपूर्ण समझ रहा था, लेकिन जैसे ही बिल्ली की चमकती आंखें उसके ऊपर गड़ीं, उसके भीतर का सारा घमंड टूट गया। अरे, ये बिल्ली तो मुझे ही देख रही है, उसने कांपते हुए सोचा। अभी तक मैं खुद को राजा जैसा समझ रहा था, पर अब मेरी जान खतरे में है। और सचमुच अगले ही पल बिल्ली ने झपट्टा मारा। चूहा जान बचाकर भागा। उसके छोटे छोटे पैर बिजली की तरह दौड़े और वह नाली में घुस गया। उसके पीछे बिल्ली के पंजे जमीन पर लगे, पर वह बाल बाल बच गया। सांसें फूल रही थीं, दिल धक धक कर रहा था। चूहा नाली के अंधेरे कोने में छिपकर बोला, ओह, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। मैं अपने को हाथी के बराबर समझ रहा था, पर हाथी के पास ताकत है, लोगों का सम्मान है, और मैं तो बिल्ली का एक शिकार मात्र हूं। मुझे अपनी औकात याद रखनी चाहिए। जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ गया। लोग हाथी की जयकार में लगे रहे और नाली में दुबका चूहा अपने घमंड के टुकड़े समेटता रहा। उस दिन उसने समझा, किसी से थोड़ी बहुत समानता होना यह साबित नहीं करता कि हम भी उतने महान हैं। महानता आकार, ताकत और लोगों के विश्वास से बनती है, सिर्फ तुलना से नहीं। उसने कसम खाई कि अब वह घमंड नहीं करेगा और चुपचाप अपनी जिंदगी जिएगा, क्योंकि झूठा गर्व हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। और जंगल के बच्चों ने जब यह कहानी सुनी तो सीखा, दूसरों की नकल कर महान नहीं बना जा सकता। अपनी सच्चाई पहचानो और उसी में खुश रहो। एक समय की बात है। एक कुत्ता और एक मुर्गा बहुत अच्छे मित्र थे। वे दोनों हमेशा साथ रहते, खेलते और बातें करते। खेत खलिहान के बाहर उन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी थी। एक दिन मुर्गे ने कहा, दोस्त, क्यों ना हम इस बाड़े से बाहर निकलें और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी है। कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था। हम दोनों साथ हों तो कोई डर भी नहीं। चलो निकलते हैं। तो वे दोनों रास्ते पर चल पड़े। सूरज की रोशनी में खेत चमक रहे थे, हवा में ताजगी थी और दोनों दोस्तों का मन उत्साह से भरा हुआ था। रास्ते में वे कभी गाते, कभी उछलते कूदते और कभी कहानियां सुनाते। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। सूरज लालिमा लिए पहाड़ों के पीछे छिप गया। अब सवाल था, रात कहां बिताए? मुर्गा बोला, मैं तो पेड़ों पर सोता हूं, मुझे ऊपर शाख पर जगह मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें कहां सुलाएं? कुत्ते ने इधर उधर देखा। पास ही एक बड़ा सा खोखला पेड़ था। उसका तना अंदर से खाली था और उसमें आसानी से कुत्ता घुस सकता था। मुर्गे ने खुशी से कहा, वाह, यही सही जगह है। मैं ऊपर बैठ जाऊंगा और तुम अंदर। हम दोनों सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही हुआ। कुत्ता पेड़ के खोखले हिस्से में घुसकर गोल मटोल होकर सो गया और मुर्गा ऊपर शाख पर बैठकर पंखों में सिर छिपा सो गया। रात शांति से गुजरी। सुबह होते ही मुर्गा जागा। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसे अचानक लगा कि वह अभी भी अपने खेत के बाड़े में है। वहां उसकी आदत थी कि सूरज निकलते ही जोर जोर से बांग देता और सबको जगा देता। उसने भूलकर वहीं किया। पंख फैलाए, गला फुलाकर जोर से बोला, कुकड़ू कू। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। दूर कहीं एक चालाक लोमड़ी उस आवाज को सुन रही थी। लोमड़ी ने सोचा, वाह, आज तो नाश्ता मेरे पास खुद चलकर आया है। कितना मोटा ताजा मुर्गा होगा। लोमड़ी चुपचाप आवाज की दिशा में चली और थोड़ी ही देर में उस पेड़ तक पहुंच गई। उसने ऊपर देखा और सचमुच मुर्गा शाख पर बैठा मिला। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने मीठे स्वर में कहा, आदरणीय श्रीमान मुर्गा जी, हमारे जंगल में आपका स्वागत है। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं कि आप हमारे बीच आए। हम सब आपको दोस्त बनाना चाहते हैं।
मुर्गा समझ गया कि यह लोमड़ी की चालाकी है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं सीधे सीधे भागने की कोशिश करूंगा तो शायद बच न पाऊं। मुझे भी थोड़ी चालाकी दिखानी होगी। उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है। आपकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं यहां ऊपर बैठा हूं। आप कृपया नीचे मेरे घर के दरवाजे पर जाइए। वहां मेरा द्वारपाल बैठा है। वह आपको बड़े प्यार से अंदर आने देगा। लोमड़ी के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, द्वारपाल, कितना अच्छा, यह मुर्गा तो खुद मुझे पकड़वा रहा है। वह तुरंत पेड़ के पीछे घूमी और नीचे के खोखले तने के पास पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, वहां से कुत्ता बिजली की तरह बाहर कूदा। उसने सीधे लोमड़ी पर झपट्टा मारा। लोमड़ी घबराकर चिल्लाई, अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। कुत्ता भौंकता रहा और मुर्गा ऊपर से हंसते हंसते बोला, कैसी रही हमारी मेहमान नवाजी, श्रीमान लोमड़ी। लोमड़ी भागते भागते बड़बड़ाई, मैं कितनी मूर्ख निकली। मुर्गे को फंसाने आई थी और खुद कुत्ते के हाथों फंस गई। यह सब मेरी लालच और धोखे की आदत का फल है। उस दिन से जंगल में यह कहावत फैल गई, जो दूसरों को धोखा देने निकलता है, अक्सर खुद ही धोखा खा जाता है। मुर्गा और कुत्ता उस दिन से और भी अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने सोचा कि जब दोस्ती और चतुराई दोनों साथ हों तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। समुद्र किनारे एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी झोपड़ी रेत और लकड़ियों से बनी थी और पेट पालने का एकमात्र सहारा था उसकी छोटी सी नाव और जाल। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले नाव लेकर समुद्र में उतरता और उम्मीद करता कि जाल में पर्याप्त मछलियां फंसेंगी, ताकि वह परिवार को खिला सके और बाजार में बेचकर थोड़े पैसे भी कमा सके। लेकिन उस दिन सुबह से ही उसका भाग्य रूठा हुआ था। वह बार बार जाल डालता और खींचता, मगर उसमें बस समुद्री घास या सीप के खाली खोल ही आते। सूरज ऊपर चढ़ गया, लहरें और तेज हो गईं, मगर नाव खाली की खाली रही। मछुआरे का चेहरा चिंता से भर गया। उसने मन ही मन कहा, हे समुद्र माता, आज तो मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। आखिरकार जब उसने जाल आखिरी बार डाला तो उसमें कुछ हलचल हुई। उत्साह से उसने जाल खींचा, परंतु उसमें केवल एक नन्ही सी मछली फड़फड़ा रही थी, इतनी छोटी कि उसकी हथेली पर भी समा जाए। मछुआरे का मन टूट गया। उसने थकी हुई सांस लेकर कहा, अरे, पूरे दिन की मेहनत और किस्मत में बस यही नन्ही सी मछली। जैसे ही उसने मछली को टोकरी में डालने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक चमत्कार हुआ। वह नन्ही मछली बोल उठी। उसकी आवाज कोमल और मीठी थी। कृपया मुझे छोड़ दीजिए मछुआरे बाबा, मछली ने गिड़गिड़ाकर कहा। मैं अभी बहुत छोटी हूं। मुझे घर ले जाकर पकाने से आपका पेट भी नहीं भरेगा। अगर आप मुझे वापस समुद्र में डाल देंगे तो मैं बड़ी होकर लौटूंगी। तब मैं आपको इतना बड़ा भोजन बनूंगी कि आप और आपका परिवार संतुष्ट हो जाएं। मछुआरे ने हैरानी से मछली को देखा। उसका दिल एक पल को पिघला। उसने सोचा, सच कह रही है, यह तो सचमुच बहुत छोटी है, इससे मेरा क्या होगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में यथार्थ की आवाज गूंजी। उसने दृढ़ता से कहा, नन्ही मछली, तुम्हारी बातें मीठी जरूर हैं, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। अगर आज तुझे छोड़ दूं तो कौन गारंटी देगा कि तू कल मेरे हाथ आएगी। और अगर तू बड़ी हो भी गई तो शायद किसी और मछुआरे के जाल में फंस जाएगी। जो मेरे पास आज है वही मेरा है। भविष्य के वादे पर भरोसा करने से अच्छा है कि मैं आज की छोटी कमाई पर संतोष कर लूं। इतना कहकर उसने मछली को टोकरी में डाल दिया। मछली की आंखों में आंसू आ गए, मगर मछुआरे का मन दृढ़ रहा। वह नाव किनारे ले आया। उसके बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, पिताजी, आज क्या लाए। मछुआरे ने टोकरी दिखाई। बच्चे झूम उठे। वाह, आज तो हमारे पास कुछ तो है। पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, चाहे छोटी हो पर हमारे चूल्हे में आग तो जलेगी और यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। उस रात मछुआरे के परिवार ने छोटी मछली से बनी साधारण सी खिचड़ी खाई। भूख पूरी तरह तो न मिट पाई, लेकिन सबके चेहरे पर संतोष था। खिड़की से बाहर देखते हुए मछुआरे ने सोचा, सच है, छोटी ही सही, लेकिन पक्की कमाई ही असली होती है। बड़े बड़े वादों के भरोसे रहना बेवकूफी है। उसकी बात मानो समुद्र की लहरों में गूंज उठी।
और उस दिन से गांव के लोग अक्सर कहते, छोटी कमाई भी बड़ी होती है क्योंकि वह सच्ची होती है। जंगल का राजा शेर बहुत क्रोधित था। कारण यह था कि एक दिन उसने एक बकरे को पकड़ा और जैसे ही खाने लगा, बकरे ने अपने नुकीले सींग से उसे घायल कर दिया। शेर की नाक पर खरोंच आ गई और उसके गर्व को गहरी चोट पहुंची। वह गरज उठा, कैसी हिम्मत! मेरे भोजन बनने के बाद भी यह जानवर मुझे घायल करे। अब से मेरे राज्य में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं रहेगा जिसके पास सींग हो। उसने आदेश दिया, 24 घंटे के भीतर सारे सींग वाले जानवर मेरा राज्य छोड़ दें, वरना उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह खबर आग की तरह जंगल में फैल गई। हर ओर खलबली मच गई। हिरण, बकरी, भैंस और यहां तक कि छोटे छोटे मृग तक अपना सामान समेटने लगे। सबके चेहरों पर डर था। वे सोच रहे थे, राजा शेर से उलझना आसान नहीं, अगर बचना है तो भागना ही होगा। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक ऐसा जीव भी था जिसे सींग तो नहीं थे, खरगोश। उसकी लंबी मुलायम कान थे मगर सींग नहीं। सबने कहा, खरगोश भाई, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास सींग नहीं है, तुम सुरक्षित हो। फिर भी खरगोश बेचैन रहा। उस रात उसने करवटें बदलते हुए नींद में डरावने सपने देखे। कभी उसे लगता कि शेर उसके कानों को सींग समझकर पकड़ ले रहा है, कभी लगता कि जंगल के जानवर उसकी ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं, देखो, इसके कान ही इसके सींग हैं। सुबह हुई। सूरज की रोशनी घास पर पड़ी और खरगोश बाहर आया। जैसे ही उसने जमीन पर अपनी परछाई देखी, उसका दिल कांप उठा। उसकी लंबी नुकीली कानों की परछाई जमीन पर ऐसे दिखाई दे रही थी मानो सचमुच सींग हो। वह घबरा कर बोला, हे भगवान, अगर शेर ने यह देखा तो वह मान ही लेगा कि यह सींग है। फिर चाहे मैं कितनी भी सफाई दूं, कौन सुनेगा? अपनी जान बचानी है तो मुझे भागना ही होगा। पास ही एक झाड़ी पर झींगुर बैठा था। उसने हंसते हुए कहा, खरगोश भाई, तुम तो बिना वजह डर रहे हो। तुम्हारे कान तो सबको पता है, सींग नहीं। शेर तुम्हें क्यों सताएगा? खरगोश ने डर से कांपते हुए उत्तर दिया, नहीं मित्र, दुश्मन को कभी मौका नहीं देना चाहिए। अगर किसी को चोट पहुंचानी है तो वे कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। शेर तो गुस्से में है, वह मेरे कानों को सींग कह देगा और मुझे मार डालेगा। अलविदा, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर खरगोश वहां से तेजी से कूद गया और दूर पहाड़ियों की ओर भाग निकला। जंगल के जानवर उसकी यह बात सोचते रह गए। वे आपस में कहने लगे, खरगोश ने सच कहा, दुश्मन को कभी बहाना नहीं देना चाहिए, वरना वे छोटी सी बात का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। इस तरह खरगोश ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन सबको एक बड़ी सीख दे गया। अपनी प्रतिष्ठा और सुरक्षा के लिए सावधान रहो। दूसरों को कभी ऐसा मौका मत दो कि वे तुम्हारे खिलाफ कुछ कह सकें। और यही है कहानी द हेयर एंड हिज ईयर्स, जो बच्चों को सिखाती है कि दुश्मन को कभी छोटा सा भी कारण मत दो, क्योंकि वे उस बहाने से तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। गर्मी का मौसम था। सूरज आग उगल रहा था। जमीन तवे की तरह तप रही थी। पेड़ पौधे सूख गए थे और नदी तालाब लगभग खाली हो चुके थे। पक्षियों की चहचहाहट भी थम गई थी। सब प्यास से बेहाल थे। उसी जंगल में एक काला कौवा उड़ रहा था। उसका नाम था काकू। उसकी चोंच सूख चुकी थी और गला जल रहा था। वह आसमान की ओर देखकर बोला, ओह, अगर एक बूंद पानी भी मिल जाए तो जान बच जाए। काकू खेतों के ऊपर से गुजरा, बागों में झांका, पर कहीं पानी न मिला। प्यास से उसके पंख भारी होने लगे। वह हिम्मत हारता जा रहा था। तभी उसने दूर से एक टूटे फूटे घर को देखा। घर के आंगन में कुछ चमक रही थी। काकू पास आया तो देखा कि वहां एक मिट्टी का घड़ा रखा है। काकू की आंखों में उम्मीद जग गई। वह फुर्र से नीचे उतरा और घड़े के किनारे बैठ गया। उसने भीतर झांका। सचमुच उसमें पानी था, लेकिन बहुत कम। घड़े का मुंह लंबा और तंग था। पानी नीचे था। काकू ने अपनी लंबी चोंच डाली, पर पानी तक पहुंच न सका। उसने पंख फैलाकर कोशिश की, पंजों पर खड़ा हुआ, पर नाकाम रहा। वह निराश होकर बोला, इतना पास होकर भी पानी न मिलना, क्या मैं प्यास से मर जाऊंगा? काकू ने हार मानने की सोची, लेकिन तभी उसकी चोंच के पास एक छोटा सा कंकड़ लुढ़क कर आया। काकू ने उसे गौर से देखा। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया, अरे, अगर मैं इन कंकड़ों को घड़े में डाल दूं तो पानी ऊपर उठेगा, तब मैं आसानी से पी सकूंगा। उसकी आंखों में नई चमक आई। वह इधर उधर उड़कर छोटे छोटे कंकड़ ढूंढने लगा।
उसने एक एक करके कंकड़ चोंच में उठाए और घड़े में डालना शुरू किया। टप टप टप। हर कंकड़ के साथ पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। काकू थक गया पर रुका नहीं। वह बोला, प्यास से मरने से अच्छा है मेहनत करना। धीरे धीरे पानी इतना ऊपर आ गया कि काकू की चोंच उसमें पहुंच गई। उसने लंबी चोंच डालकर ठंडा पानी पिया। उसकी जान में जान आई। वह खुशी से बोला, वाह, दिमाग से काम लो तो मुश्किल आसान हो जाती है। अब काकू ने आसमान की ओर देखा और उड़ान भरी। उसकी प्यास बुझ चुकी थी और साथ ही उसका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। उस दिन से जंगल के पक्षी जब भी मुश्किल में पड़ते, काकू की कहानी याद करते। वे कहते, कभी हार मत मानो, समझदारी और धैर्य से हर समस्या का हल निकलता है। और इस तरह द क्रो एंड द पिचर की कहानी बच्चों को सिखाती है कि मुसीबत में हिम्मत और बुद्धि ही हमारा असली सहारा है। हरे भरे खेतों के बीच एक छोटे से बिल में रहती थी देहाती चूहियां। उसका नाम था गुड़िया। वह सुबह सूरज के साथ जागती, खेत की बालियों पर दौड़ती, ओस की बूंदें पीती और जड़ों फलों से पेट भर लेती। उसका जीवन सादा था पर शांत और सुरक्षित। एक दिन उसकी रिश्तेदार शहर की चूहियां उससे मिलने आई। उसका नाम था रूबी। वह चमकदार फर वाली, चुस्त चाल वाली और बड़े आत्मविश्वास से भरी हुई थी। गुड़िया ने खुशी से उसका स्वागत किया। उसने सोचा, आज मैं बहन को अपना सारा साधारण खजाना दिखाऊंगी। दोपहर को उसने रूबी को दोपहर का भोजन परोसा। गेहूं की बालियां, कुछ गिरी हुई जड़ें, एक दो बलूत के फल और साथ में ठंडे पानी की धार। गुड़िया ने बड़े गर्व से कहा, यह सब हमारे खेत का है, ताजा और सेहतमंद। रूबी ने थोड़ा थोड़ा खाया पर चेहरे पर नखरे थे। वह धीरे से बोली, बहन, ये सब तो अच्छा है पर बहुत साधारण। शहर में हम चीज, मिठाइयां, मलाई और तरह तरह के पकवान खाते हैं। वहां का जीवन कितना रंगीन और शानदार है। गुड़िया ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि चूहों के लिए इतना स्वादिष्ट संसार भी हो सकता है। रात को दोनों एक आरामदायक घास के बिस्तर में सो गईं। गुड़िया के सपनों में वही बातें गूंजती रहीं। उसने सपना देखा कि वह भी शहर की चूहियां है, मीठी मिठाइयां खा रही है, चमकते कांच के महलों में दौड़ रही है और चमचमाते थालों में से अपनी पसंद का खाना चुन रही है। सुबह जब रूबी ने कहा, गुड़िया, क्यों ना तुम मेरे साथ शहर चलो, तो गुड़िया बिना झिझके बोली, हाँ, मैं जरूर चलूंगी। दोनों ने यात्रा शुरू की। खेतों से गुजरते हुए, पगडंडियों पर भागते हुए वे आखिरकार शहर पहुंच गईं। वहां ऊंची ऊंची हवेलियां थीं, चमचमाती सड़कें थीं और हर ओर चहल पहल थी। गुड़िया ने हैरानी से कहा, वाह, ये तो किसी सपने जैसा है। रूबी ने उसे अपने महल नुमा घर में ले जाकर कहा, देखो, ये है मेरा संसार। डाइनिंग रूम में बड़े मेज पर दावत के बचे हुए पकवान रखे थे। मीठे जेली, मलाईदार पनीर, परतदार पेस्ट्री, फल और तरह तरह की चीजें। गुड़िया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कहा, इतना सारा खाना, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही। वह एक छोटे से केक पर दांत गाड़ने ही वाली थी कि अचानक म्याऊं, बिल्ली की जोरदार आवाज गूंजी। पंजों की खरोंचें दरवाजे पर पड़ी। गुड़िया कांप गई। उसने रूबी से चिपकते हुए कहा, ये क्या था? रूबी ने धीरे से फुसफुसाया, शांत रहो, ये घर की बिल्ली है, छुप जाओ। दोनों दौड़कर पर्दे के पीछे छुप गईं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कई देर तक वे वहीं चुपचाप पड़ी रहीं। जब लगा कि खतरा टल गया है, वे फिर से खाने की मेज पर लौटीं। गुड़िया ने राहत की सांस ली और कहा, अब तो मैं मजे से खा सकती हूं। लेकिन तभी दरवाजा खुला। नौकर अंदर आए और खाने के बचे हुए थाल उठाने लगे। उनके पीछे पीछे आया बड़ा सा घर का कुत्ता। उसके भौंकते ही गुड़िया फिर कांप गई। अब उसके लिए ये दावत डरावने सपने जैसी लगने लगी। उसने जल्दी से अपना छोटा सा झोला और छतरी उठाई। रूबी ने हैरानी से पूछा, अरे, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो मजा शुरू हुआ है। गुड़िया ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे पास सचमुच स्वादिष्ट पकवान हैं, लेकिन यहाँ का हर कौर डर के साए में है। मुझे अपनी सादी जड़ें और बलूत के फल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहां शांति और सुरक्षा है। उसने गहरी सांस ली और कहा, भले ही मेरा जीवन साधारण है, पर उसमें चैन है।
गरीबी में सुरक्षा बेहतर है बनिस्बत डर और असुरक्षा में अमीरी के। इतना कहकर गुड़िया ने गांव की ओर चलना शुरू कर दिया। उसके कदम हल्के थे क्योंकि उसका मन साफ था। उसने समझ लिया कि सादा जीवन ही असली सुख है। रूबी ने खिड़की से उसे जाते देखा और मन ही मन सोचा, शायद वह सही है। बहुत सारी मिठाइयां भी तब बेकार हैं जब हर पल डर में जीना पड़े। और इस तरह दोनों चूहियों ने अपना अपना रास्ता चुना। एक ने शांति, दूसरी ने शान शौकत। लेकिन असली सुख किसे मिला? यही तो इस कहानी का रहस्य है। पुराने लकड़ी के घर की तंग दीवारों में एक चूहों का बड़ा परिवार रहता था। वहां छोटे छोटे बिल थे जिनमें वे खेलते, खाते और कूदते फांदते रहते। पर उनकी खुशी हमेशा अधूरी थी। क्यों? क्योंकि उसी घर में एक खतरनाक दुश्मन रहती थी, मोटी, चालाक, काली बिल्ली। उसकी आंखें हरी रत्नों जैसी चमकतीं और उसके पंजों के नुकीले नाखून किसी भी चूहे की जान लेने के लिए काफी थे। चूहे दिन रात डर में जीते। वे कहते, कहीं बिल्ली आ न जाए। कोई अंधेरे में बाहर निकलने से डरता, कोई रसोई की ओर भागते भागते लौट आता। सबके दिल में खौफ था। एक दिन बूढ़ा चूहा बोला, अब और नहीं, हमें कोई उपाय सोचना होगा। अगर ऐसे ही रहा तो हम कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। सारे चूहे इकट्ठा हुए। सभा लगी। दीवार के कोने में खट्टर पटर की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे चूहे भी उत्सुकता से आए और बूढ़ों के पीछे बैठ गए। पहला चूहा बोला, हमें बिल्ली को बाहर खदेड़ देना चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, वो ताकतवर है, हमें पकड़ लेगी। तीसरा बोला, तो क्यों ना हम सब मिलकर उसके पंजों को काट दें। अरे, ऐसा किया तो उसकी एक झपट से हम सब खत्म हो जाएंगे। चौथा चूहा डर से कांप गया। बहुत देर तक तरह तरह की बातें होती रहीं, लेकिन कोई भी योजना सबको सही नहीं लगी। तभी सबसे छोटा चूहा, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मेरे पास एक आसान योजना है। इतनी आसान कि सोचकर ही मुझे हंसी आती है कि हमें पहले ध्यान क्यों नहीं आया। हमें बिल्ली के गले में बस एक घंटी बांधनी है। जब भी वह चलेगी, घंटी बजेगी और हम सब तुरंत जान जाएंगे कि खतरा पास आ रहा है। सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर सब चूहे खुशी से चिल्ला उठे, क्या कमाल की योजना है। कोई बोला, अब हम डरेंगे नहीं। कोई बोला, हम तो नाचेंगे भी और बिल्ली हमें छू भी ना पाएगी। बच्चे चूहे कूदने लगे। घंटी, घंटी, बिल्ली के गले में घंटी। सभी ने सोचा, अब हमारी समस्या हल हो गई। वे नाचने लगे, गाने लगे, मानो जीत मिल गई हो। तभी धीरे धीरे एक बूढ़ा चूहा खड़ा हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। उसने सबको शांत किया और गहरी आवाज में कहा, हाँ, योजना सचमुच अच्छी है, पर मेरा एक सवाल है। सारे चूहे ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। बूढ़े ने कहा, घंटी गले में बांधनी है, ठीक है, लेकिन यह बताइए, घंटी कौन बांधेगा? सभा में सन्नाटा पसर गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने आंखें नीची कर लीं, कोई अपनी मूछें सहलाने लगा। छोटे चूहे, जो अभी तक खुश होकर उछल रहे थे, अचानक चुप हो गए। पहला चूहा बोला, मैं तो नहीं जाऊंगा, बिल्ली मुझे खा जाएगी। दूसरा बोला, मुझे तो अपनी जान प्यारी है। तीसरा हकलाते हुए बोला, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मैं नहीं कर सकता। एक एक करके सब पीछे हट गए। आखिर कोई भी तैयार नहीं हुआ। बूढ़ा चूहा मुस्कुराया और बोला, यही फर्क है। सोचना आसान है, करना मुश्किल। सिर्फ योजना बना लेना काफी नहीं, उसे पूरा करने का साहस भी चाहिए। सभा भंग हो गई। सब अपने अपने बिलों में लौट गए। पर उस दिन से सबके मन में यह सबक गहराई से बैठ गया। उस छोटे चूहे ने उस रात अपनी मां से कहा, मां, मेरी योजना तो सही थी, फिर क्यों असफल हुई? मां ने प्यार से सिर सहलाया और बोली, बेटा, योजना कितनी भी अच्छी हो, अगर कोई उसे करने की हिम्मत न जुटाए तो वह सिर्फ सपनों में रह जाती है। असली बुद्धि वही है जो सोच को कर्म में बदल दे। चूहा सोच में डूब गया। उसने तय किया कि वह बड़ा होकर सिर्फ बातें नहीं करेगा, बल्कि काम करके दिखाएगा। घर की दीवारें आज भी उस कहानी को याद करती हैं और हर नया बच्चा चूहा यह सुनते हुए बड़ा होता है कि घंटी बांधने की बात करना आसान है, पर असली बहादुरी उसे बांधने में है। गली के आखिरी छोर पर एक पुरानी दीवार खड़ी थी, ऊंची, चुपचाप,
धूप में धूल से ढकी, बारिश में काई से भीगी। बच्चे उसे बस नजर भर देखते और आगे बढ़ जाते, पर वही दीवार हमेशा रहस्य जैसी लगती। कोई नहीं जानता था उसके उस पार क्या है। अर्जुन सबसे जिज्ञासु बच्चा था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती। वह पेड़ों पर चढ़ता, झाड़ियों में छुपकर कीड़े देखता, छतों पर जाकर आकाश गिनता। एक दिन उसने दीवार को थपथपाया। तुम्हारे पीछे क्या है? उसने धीरे से कहा। दीवार ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। अर्जुन मुस्कुराया। चुप रहो, पर मैं जान ही लूंगा। अगले दिन वह अपनी दोस्त मीरा को लाया। मीरा थोड़ी डरपोक थी, पर बहादुरी दिखाने की कोशिश करती। उसने कहा, अगर वहां भूत हुआ तो? अर्जुन ने आंखें तरेरी। अगर भूत हुआ भी तो मैं उससे दोस्ती कर लूंगा। मीरा हंस पड़ी। तुम्हें हर किसी से दोस्ती करनी है क्या? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई राज होता है। दोनों ने दीवार का चक्कर लगाया, पर दीवार लंबी थी, कहीं से टूटती नहीं थी। बीच में काई लगी हुई थी। अचानक अर्जुन की उंगलियां एक डीली ईंट पर अटक गईं। उसने जोर लगाया, ईंट हिली। भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, ये तो जैसे कोई सांस ले रहा हो। अर्जुन ने ईंट बाहर निकाली। अंधेरी सी जगह दिखी। उसने हाथ डाला। अंदर कुछ चिकना सा था। उसने उंगलियां खींच लीं। उंगलियों पर चमकदार नीली धूल लगी हुई थी। ये जादू है। अर्जुन की आंखें चमकीं। मीरा कांप गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम डरपोक हो, चलो इसे खोलते हैं। दोनों ने कई ईंटें खींची और अचानक दीवार के उस हिस्से में एक दरवाजा बन गया। दरवाजे पर चांदी जैसी चमक दौड़ गई, जैसे किसी ने उसे जादुई ताले से बांधा हो। लेकिन दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और खुल गया। भीतर से एक चमकीली रोशनी फैली। दोनों ने आंखें ढक लीं। जब आंखें खोलीं तो सामने एक हरा भरा बगीचा था, पर यह साधारण बगीचा नहीं था। पेड़ों पर नीली पत्तियां थीं, फूलों से संगीत निकल रहा था। घास पर चलते ही जैसे किसी ने घंटियां बजा दी हों, और हवा में मिठास भरी थी। मीरा अवाक रह गई। ये तो सपना है। अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं, ये तो हमारी दीवार का राज है। वे आगे बढ़े। अचानक एक छोटा सा खरगोश आया, पर यह खरगोश अलग था। उसके कानों पर सुनहरी लकीरें थीं और आंखें लाल मणि जैसी चमक रही थीं। वह बोला, स्वागत है, बहुत दिनों बाद कोई इस ओर आया है। मीरा चीख पड़ी, खरगोश बोल रहा है। खरगोश हंसा, हाँ, और यहां हर कोई बोल सकता है, बस सुनने वाला चाहिए। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। तुम कौन हो? खरगोश ने सीना फुलाया। मैं इस बगीचे का रक्षक हूं। मेरा नाम नीलकान है, लेकिन तुम मुझे नील बुला सकते हो। नील ने उन्हें पेड़ों के बीच से रास्ता दिखाया। वहां झील थी। झील का पानी बैंगनी था और उसमें तारे तैर रहे थे। हर लहर के साथ झिलमिलाहट होती। मीरा ने पानी छूने की कोशिश की। तभी पानी से एक मछली उछली। मछली ने कहा, ध्यान रखना, ये झील सपनों की है। जो इसे छुएगा उसका सपना सच हो जाएगा। मीरा ने हाथ खींच लिया। अगर मैंने सपना देखा कि मैं उड़ सकती हूं तो सच हो जाएगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तो उड़ो फिर। मछली मुस्कुराई, पर याद रखना, हर सपना आसान नहीं होता। सपनों का बोझ भी उठाना पड़ता है। दोनों बच्चे सोच में पड़ गए, पर नील ने कहा, आओ तुम्हें असली राज दिखाऊं। वे बगीचे के गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें चमक रही थीं। तना आसमान को छू रहा था। शाखाओं पर पक्षी थे जो इंसानी आवाजों में गा रहे थे। पेड़ के नीचे एक बड़ा पत्थर था जिस पर लिखा था, सच्चे दिल से सवाल पूछो और जवाब मिलेगा। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, दीवार क्यों बनाई गई? पत्थर चमकने लगा। फिर पेड़ से आवाज आई, दीवार इसलिए बनी क्योंकि इंसानों ने जादू से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने डर और लालच में अपने दिल बंद कर लिए। यह जगह छिप गई ताकि केवल वही आ सके जिनके दिल में जिज्ञासा और सच्चाई हो। मीरा ने धीरे से कहा, मतलब हम खास हैं? पेड़ ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुम डर के बावजूद आगे बढ़े और तुमने सवाल पूछने की हिम्मत की। अचानक आसमान काला हो गया। हवा तेज चलने लगी। नील चिल्लाया, ओह नहीं, परछाई आ रही है। अर्जुन ने पूछा, कौन सी परछाई?
नील डर कर बोला, वही जो इस बगीचे को नष्ट करना चाहती है। वह दीवार के पार से आई थी और सब कुछ अंधेरे में बदलना चाहती है। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। उसका रूप धुंधला था, आंखें लाल जल रही थीं। उसने कहा, बच्चों, तुम क्यों आए? यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। मीरा कांप गई, पर अर्जुन आगे बढ़ा। यह जगह हमारी भी है और हम इसे बचाएंगे। परछाई हंसी, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं डर हूं और जहां डर है वहां मैं हूं। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे याद आया कि पेड़ ने क्या कहा था, सच्चे दिल से सवाल पूछो। उसने जोर से कहा, डर? तुम किससे डरते हो? परछाई चौंकी। उसने पहली बार जवाब नहीं दिया। अर्जुन फिर बोला, तुम डर हो, पर तुम खुद किससे डरते हो? धीरे धीरे परछाई सिमटने लगी। उसने फुसफुसाकर कहा, सच से, और गायब हो गई। बगीचे में रोशनी लौट आई, पक्षी गाने लगे। नील ने राहत की सांस ली। तुम दोनों ने तो चमत्कार कर दिया। कोई भी परछाई को यूं नहीं हटा पाया, पर तुमने उसे उसके ही सवाल से हरा दिया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब डर को हराने का तरीका है सच? नील ने सिर हिलाया। हां, सच और हिम्मत, यही असली जादू है। पेड़ की जड़ें और चमकीं। उसने कहा, अब समय है लौटने का, पर याद रखना, यह दीवार अब तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम जब चाहो आ सकते हो, पर सबसे बड़ा राज यह है कि जादू बाहर नहीं, भीतर है। दोनों ने सिर हिलाया। दीवार का दरवाजा फिर से खुला। वे बाहर निकले। बाहर वही गली थी, वही पुरानी दीवार, पर अब वह उतनी चुप नहीं थी जैसे मुस्कुरा रही हो। अर्जुन ने मीरा से कहा, हमारे पास अब एक राज है। मीरा हंस पड़ी। हां, और यह सबसे सुंदर राज है। उस दिन के बाद से दोनों बच्चों ने हर काम हिम्मत और सच के साथ करना शुरू किया। जब भी डर आता, वे दीवार की याद करते और जानते कि डर सिर्फ परछाई है। उसे मिटाने के लिए बस एक सच्चा सवाल चाहिए। कहानी का राज यह था कि असली जादू दीवार के पीछे नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल में छुपा है। जो भी सच और हिम्मत से उसे खोजेगा, वह अपनी दुनिया बदल देगा।